क्लास 11 चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। हम लोग इस चैप्टर में चीन के आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे चीनी साम्यवादी दल का उदय। सन 1937 ईस्वी में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया और इस लंबे और थकान वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया, यानी युद्ध में चीन की स्थिति खराब होने लगी। यहां तक कि 1945 से 1949 ईस्वी के दरमियान में जो कीमतें थी उसमें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ने लगी, यानी वस्तुओं की कीमतों में। और ये ऐसा तबाही, ऐसा मंजर कभी नहीं आया था जो आम आदमी झेल रहा था। ग्रामीण चीन में दो संकट थे। एक था पर्यावरण संबंधी, जिसमें बंजर जमीन और वनों का विनाश हो चुका था और उसमें बाढ़ शामिल था, और दूसरा था सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी जमीन पर था, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। तो चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। इसको याद रखेंगे आप लोग। तो रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला और लेनिन और ट्राटस्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 ईस्वी में कॉमिंटर्न यानी थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया, तृतीय विश्व का। और यह एक विश्व स्तरीय सरकार बनाई गई और इसका मकसद केवल एक ही था कि शोषण को खत्म कर दिया जाए। तो कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में एक साम्यवादी पार्टियों का समर्थन कर डाला और उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्ग के जरिए ही आएगी। ठीक है, तो शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बड़े आकर्षित हुए, लेकिन जल्दी ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से तुंग ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित बताते हुए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत के रूप में बनी और अंततः उन्होंने कुओमिंतांग पर जीत हासिल किया। तो माओ त्से तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 और 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद का स्थापना किया, जमीन पर कब्जा किया, भूमि पर फिर पुनर्वितरण कर दिया। तो दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से परिचित थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभारने में मदद दिया। देखिए जरा किस तरह से महिलाओं की आज़ादी को प्रोत्साहित करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने शादी के नए कानून भी बनाए और जिसमें आयोजित शादियां मतलब और शादी के समझौते, खरीदने और बेचने पर रोक लगाई, तलाक को आसान बनाया। ठीक है, उन्नीस 1930 ईस्वी में जुनूबू में किया गया एक सर्वेक्षण है कि माओ त्से तुंग ने नमक और सोयाबीन जैसे रोजमर्रा की वस्तु, चाहे स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियों और छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, लोहारों, वेश्याओं, इन सब का मजबूती के लिए इन सब का एक परीक्षण किया ताकि उसे अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। ठीक है, और इस तरह से कितने किसानों ने अपने बच्चे को बेचा है और कितने पैसे उसे मिले। लड़के 100 युआन पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण नहीं मिले क्योंकि जरूरत मजदूरों की थी, लैंगिक शोषण का नहीं था। कम्युनिस्ट की सोवियत कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया और इसके चलते लॉन्ग मार्च 1934 से 35 ईस्वी पर जाना पड़ा, जो कि सांगसी तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने और भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। तो युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। नए जनवाद की स्थापना 1949 ईस्वी से 1965 ईस्वी। पीपुल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना
की सरकार 1949 में कायम हुई। याद रखेंगे, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुआ और यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर गठन किया गया था, बनाया गया था। सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, उससे अलग नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का एक गठबंधन था। अब देखिए किस तरह का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। समझिएगा कि जो निजी कारखाना है उसको खत्म किया गया और सरकार उसको अपने अंडर में ले ली और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? आज हमारे देश में सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, मतलब आपको गुलाम बना दिया जा रहा है, एक वर्ग विशेष के हाथों में गुलाम बना दिया जा रहा है। और यहां विकास के रास्ते के लिए चीन ने क्या किया था कि जितने भी बड़े प्रॉपर्टीज थे उसको अपने अंडर में ले लिया, सरकारीकरण कर दिया। ठीक है, सरकारीकरण कर दिया और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो 1958 ईस्वी में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का विकास तेजी से एक औद्योगिकीकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 ईस्वी तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय यानी लोगों को प्रेरित करने में वह सफल रहा और उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होंगी। पहला, पितृभूमि। दूसरा, जनता। तीसरा, काम। चौथा, विज्ञान। और जन संपत्ति। तो किसानों, महिलाओं और छात्रों और अन्य गुटों के लिए बहुत सारे संस्थाएं बनाई गई जो जन संस्था के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के साथ 160 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। तो 1953 और 1954 ईस्वी में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लियू शाओची और तंग सियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से मजबूती नहीं था और अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव 1965 ईस्वी से 78 ईस्वी। दरअसल समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी और दक्षता की बजाय वे विचारधारा पर ज्यादा बल दे रहे थे। तो इसी क्रम में एक बहस छिड़ गया और 1965 ईस्वी में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का एक नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज, पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड, मुख्यतः छात्र और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आप समझिए कि विचार होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, ठीक है। और यही कारण है कि सांस्कृतिक क्रांति से एक खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई और अर्थव्यवस्था और शिक्षा के व्यवस्था में भारी रुकावट आई। फिर 1960 के उत्तरार्ध से यह प्रभाव बदलने लगी और एक बार फिर पार्टी 1975 ईस्वी में सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर जोर देने लगा और इस तरह से चीन एक शक्तिशाली देश बन सका। 1978 से शुरू होने वाले सुधार, दरअसल सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दांव पेच की बहुत सारी प्रक्रिया शुरू हुई।
और इन्होंने देश में एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत भी किया, जो मजबूती आधार के साथ सामाजिकीकरण को अपना सके, कर सके। और यह प्रक्रिया जो आधारित था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा के विकास में समाहित था। तो पार्टी से सवाल और जवाब न करने की हद तक बहस की इजाजत थी। जैसे आप देखेंगे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन का समय था, तो नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने इस तरह से देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप के समाज को जो भेदभाव परक था उसको खत्म करने के लिए तरीके चले। इन मांगों को दबाया गया, ठीक है, लेकिन 1989 ईस्वी में 4 मई के आंदोलन की 17वीं सालगिरह पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ज्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। बताइए, अब वे लोग बड़ा ही डिसिप्लिन दायरे में जाने को तैयार हैं। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन का विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुआ और फिर से जो पार्टी समर्थित प्रधानमंत्री था, जैसे मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर भी सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। तो इस तरह से चीन बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने आप को मजबूती किया। ताइवान का किस्सा दरअसल ये है कि चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती सामान को लेकर 1949 ईस्वी में ताइवान भाग निकला था। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। किसने किया था? काई शेक ने किया था, चियांग काई शेक ने। दरअसल यह चीनी साम्यवादी दल का ही एक व्यक्ति था और 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी और तब से वह जो ताइवान था वो जापानी उपनिवेश बना हुआ था, यानी जापान का वहाँ पर अर्थव्यवस्था फल फूल रहा था। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम उद्घोषणा द्वारा चीन की संप्रभुता को वापस मिला। फरवरी 1947 ईस्वी में वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन होता है और इसके बाद कुओमिंतांग के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की जो उसकी हत्या करवा दी। तो चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। तो यहाँ तक बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की सारा हक छीन लिया और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किए जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी और उनके अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। इतना ही नहीं, ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण का भी नाटकीय मोड़ रहा। 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। 1887 ईस्वी में जब एक फौजी कानून हटा लिया गया, यहाँ 1987 ईस्वी होना चाहिए, ठीक है, तब इस प्रक्रिया को गति पकड़ी और पहले मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को भी सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही हैं। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, लेकिन ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो मुख्य भूमि के साथ पुनर्एकीकरण का प्रश्न अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण चीन अक्सर ताइवान पर अपना हक जताता रहा है आज भी। और इसी को लेकर के आज के संदर्भ में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहता है। ताइवान चाहता है कि हमें चीनी संप्रभुता अपने अंदर ना मिला ले, हम एक स्वतंत्र देश के रूप में ही रहेंगे, लेकिन चीन ऐसा मानता नहीं है। यही कारण है कि चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अब समझ लिए आप लोग ताइवान का हिस्सा के बारे में और किस्सा के बारे में। कोरिया की कहानी भी जरा देख लीजिए कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कोरिया के जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया और इसके साथ ही उससे चीन, जापान और
पश्चिमी देशों का बहुत दबाव सहना पड़ा, जो विदेशी लोग थे। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं और बहुत सारे अपने आधारभूत ढांचाओं का विकास किया, जैसे राजनीतिक संबंध, बुनियादी ढांचे, समाज का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, उन सारी गलत नीतियों को त्याग दिया जिसके कारण उसका देश विकास के रास्ते पर चला जाए। तो साम्राज्यवादी जापान ने 1910 ईस्वी में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया था। यानी जापान का ये उपनिवेश था कोरिया, जिससे 500 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफी नाराज थे। आजादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक यह अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा, पोट्सडैम सम्मेलनों जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे। जापानी औपनिवेशिक शासक 35 साल बाद अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का एक प्रयास था, जिसके कारण जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया। मुक्ति के बाद कोरियाई उपमहाद्वीप को यह स्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का प्रभाव पड़ा और दक्षिणी क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस द्वारा संचालन किया गया। किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। ठीक है, हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन यह स्थायी रूप से स्थापित हो गया, और यही कारण है कि उत्तरी कोरिया अलग बन गया और दक्षिणी कोरिया अलग बन गया। युद्धोत्तर राष्ट्र में फिर देखेंगे इसी प्रकार से जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ और दक्षिण कोरिया, जो कि अमेरिका अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना, और उत्तर कोरिया में चीनी कम्युनिस्ट सेना के समर्थन से शीत युद्ध शुरू हो गया। यानी दक्षिण कोरिया जो था वह अमेरिका के अगुवाई वाली में है, यानी अमेरिका उसका समर्थन करता है। आज भी दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका करता है और उसकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना करती है, जबकि उत्तर कोरिया का समर्थन चीन करता है। लेकिन फिर भी ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दोनों देशों का सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कब? 1953 ईस्वी में। हालांकि आज तक कोरिया के मुद्दे को के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन ये नहीं हुआ। इन प्रयासों के बावजूद ही उत्तर कोरिया में अलग विकास की धारा चल रही है और दक्षिण कोरिया में अलग विकास की धारा चल रही है। फिर भी दोनों के बीच में एक जो टकराव है वो मतभेद की स्थिति बनती ही रहती है, और यहाँ के प्रशासन अपने अपने तरीके से अपना आर्थिक विकास को बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1970 ईस्वी में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक नया गांव और आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को एक कोनोस्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांव के विकास और समुदाय की जीवनशैली को सुधारने के लिए सशक्ति दिया गया। इसी तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपने प्रशासन को मजबूती प्रदान किया। लोकतंत्र की मांग और निरंतर आर्थिक विकास, यहाँ पर देखेंगे कि लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग ही के मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन